अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और पेशावर हाई कोर्ट से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस और बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसको पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया है और हुक्म इम्तना जारी करते हुए ये कहा है कि छुट्टियों के बाद डिविजनल बेंच ये केस सुनेगा और फिर इसके ऊपर फैसला करेगा। गो कि ये वक्ती रिलीफ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है कि वो इसको एक परमानेंट रिलीफ और बल्ले का निशान वापसी की सूरत में ट्रांसलेट कर सकती है। इसके ऊपर तो ओनली टाइम विल टेल के क्या होता है और कानूनी मामलात के ऊपर अपने माहिरीन से भी हम राय लेंगे। बट ये जो पूरा का पूरा मामला है इलेक्शंस 2024 का, अगर इसको होलिस्टिकली देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि सब कुछ जो हो रहा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से बल्ले का निशान से मुतल्लिक फ़ैसला हो, इंटर पार्टी इलेक्शंस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हों, जो लीडरान को नज़रबंद करना, कैद करना, उनके ऊपर केसेस, उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त मुश्किलात का सामना, ये सब कुछ प्री पोल रिगिंग, प्री पोल धांधली कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और उनका मौक़िफ़ ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो साजिश है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका हिस्सा है। ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फ़ैसले हैं उनसे बड़ा आया है कि किस तरह से ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए हो रहा है। आम इंतखाबात 2024 में जैसी धांधली हो रही है वैसी आज से पहले कभी नहीं हुई। ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अपने तजियाकारों के सामने यही सारी सूरत हाल रखी है और उनसे पूछा है कि ये जो इल्ज़ाम लग रहा है इलेक्शंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या ये दुरुस्त है? हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रही हैं रीमा उमर साहिबा, सोहेल वड़ाइद साहब, सलीम साफ़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, हम यकीनन होलिस्टिकली तो पूरा इशू को देख ही रहे हैं इलेक्शंस के पैराए में, लेकिन थोड़ा सा कानूनी राय से भी आपकी हम फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि ये जो आज पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख़ास तौर पे जो फ़ैसला था उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और जो आज दलाइल दिए गए उसमें कितना वज़न है? जी शुक्रिया अलीना। हमने मेरे ख्याल है 1-2 हफ्ते पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि ये सवाल सिर्फ बल्ले के निशान का नहीं है, ये एक बहुत फंडामेंटल सवाल है कि क्या पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी बैलेट पेपर पे होगी या नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसके मुताबिक उन्होंने ये फैसला करना था कि पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो कानून और पीटीआई की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक थे कि नहीं। और उनका ये मौक़िफ़ है और इलेक्शन एक्ट कुछ हद तक सपोर्ट भी करता है कि इससे पहले कि वो सिंबल एलोकेट करें कुछ कंडीशंस हैं, उसमें से ये भी है कि जो पार्टी है वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए और उसके बाद जो सर्टिफिकेशन है वो उससे मिले, वो एक कंडीशन है इलेक्शन सिंबल का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये आप बहुत ही एक वसी इख्तियार दे देते हैं इलेक्शन कमीशन को अगर आप इसको इतना ब्रॉडली इंटरप्रेट करें इस कानून की प्रोविजन को, क्योंकि क्या ईसीपी के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो कोई माइनर डिस्क्रिपेंसीज को भी इशू बना के कहे हम आपको इलेक्शन सिंबल ही नहीं देंगे, क्योंकि एक सियासी जमात के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा धचका है और ये आर्टिकल 17 हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोविजंस के भी खिलाफ है। तो मेरा ख्याल है ईसीपी का फैसला कमजोर था, लेकिन अभी हमें अगर सुपीरियर कोर्ट्स की तरफ से इस पे थोड़ी वजाहत मिल जाए कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है एग्जैक्टली इस पूरे जो ये जो प्रोसेस होता है इसमें, तो बेहतर होगा। सो अभी पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सस्पेंड किया है, कोई उनकी डिटेल रीजनिंग नहीं आई, कोई जजमेंट नहीं आई, शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आए, तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि हमें क्लैरिटी मिले कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, वो क्या ऐसी सिचुएशन या क्या थ्रेशोल्ड है जिसके बाद वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे सवाल भी उठा सकती है। ये मेरा ख्याल है क्लैरिटी की जरूरत है, लेकिन सस्पेंशन समझ में आती है क्योंकि इलेक्शन में 2 महीने से कम रह गए हैं। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल अगर नहीं होगा उनके पास तो बहुत से वीकनेसेस हैं जो उनकी पूरी जो सियासी कैंपेनिंग है उसमें आ जाती है, और ऑब्वियसली अगर ये मेंटेन होता है तो बाद में पोलिंग के दिन बहुत सी कंफ्यूजन है जो पैदा हो सकती है। तो बेहतर है कि आप एक सियासी जमात को जब तक एक फैसला नहीं आता तब तक एक सिंबल के साथ, और उनका जो चॉइस सिंबल्स है बल्ले के निशान के साथ कंटेस्ट करने दें और कैंपेन करने थे। और ये मैंने आपसे इसलिए भी पूछा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये कहती है कि इलेक्शंस में धांधली हो रही है तो वो कहती है इलेक्शन कमीशन आला कार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वो पार्टी है इस सारी के सारे मामले में। जिस तरह से फैसले आए हैं या जो कॉन्डक्ट रहा है उसकी बुनियाद पर आप क्या इस राय से इत्तफाक करती हैं?
मेरा ख्याल है सवाल मेरी नजर में मुख्तलिफ है। इलेक्शन कमीशन जो है उसके कुछ फैसले हैं, उस पर मुझे बहुत से एतराज़ात हैं, और मेरा ख्याल है उनका कॉन्डक्ट जो है मेरी नजर में पार्शल है और पीटीआई के खिलाफ है। लेकिन इस सिचुएशन में अदालतें अगर क्लैरिटी दे दें तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरी नजर में इलेक्शन एक्ट में एक इबाम है। लेकिन मेरा ख्याल है लीना, ज्यादा अहम बात यह है कि इस वक्त जब हम कंपैरिजन करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान में इस तरह का सिलेक्शन कभी नहीं हुआ, ये सबसे ज्यादा धांधली हो रही है आज, और पीटीआई की तरफ से तो ऑफ कोर्स वो एक विक्टिम है, तो वो तो ये बात करेंगे। लेकिन जो वैसे तज्जिया होता है उस पे मुझे एक एतराज है, वो ये है कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से फैसला आता है, पेशावर हाई कोर्ट उसे सस्पेंड कर देती है, और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो आगे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जाके पीटीआई के फेवर में हो जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त इस मुल्क में अदलिया जो है, खास तौर पे आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लेवल पे बाय एंड लार्ज आजाद है और इंडिपेंडेंट फैसले कर रही है। इवन दो परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि अदलिया जो है वो पीटीआई के खिलाफ है। मेरा ख्याल है जो क्रिटिक्स हैं वो खुद फैसला नहीं कर सकते कि कौन से जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में खास तौर पे जो पीटीआई के खिलाफ है, क्योंकि एक दिन वो पूरी एक कैंपेन बनाते हैं उन जजेस के खिलाफ, अगले दिन वही जजेस जो है वो पीटीआई के हक में फैसला दे देते हैं। एक दिन वो उन्हीं जजेस के खिलाफ कैंपेन बना रहे होते हैं, अगले दिन मुतालबा कर रहे होते हैं कि केस उनका जो है वो वही जज सुने। तो उनको भी समझ नहीं आ रही कि वो किन जजेस पे ये एतराज करें कि वो पीटीआई के खिलाफ है, जबकि 2018 और उससे पहले 2017-16 में जो हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट की एक वाजे टिल्ट थी, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये एतराज नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिवली जाके नून लीग उस वक्त जो विक्टिम थी उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, उनके हकूक जो है उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रही। जो परसिक्यूशन थी वो आ ही सुप्रीम कोर्ट की लेवल से रही थी, वो टॉप डाउन परसिक्यूशन थी, ना अहली भी सुप्रीम कोर्ट कर रही थी। यहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं उनको सजा और उनकी ना अहली डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ से आ रही है, तो उनके पास अपील का हक है, और इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट जो है वह मामला जाएगा। इलेक्शन कमीशन से फैसला आ रहा है, वो अदालतों में जाके चैलेंज हो रहा है। तब ये नहीं हो रहा था क्योंकि तब अदलिया जो है वाज़े तौर पे नून लीग के खिलाफ थी और हर फैसला नून लीग के खिलाफ आ रहा था। तो मेरा ख्याल है वो एक सिचुएशन है जो एक बात है जो इस सिचुएशन को मुख्तलिफ बनाती है, और एक उम्मीद है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है, और इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं है कि जो आपकी रियासत है वो इस वक्त उसका एटलीस्ट एक जो बहुत पावरफुल एलिमेंट है उसमें, वो नहीं चाहते कि पीटीआई इलेक्शन जीते, वो पीटीआई के खिलाफ है। लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं जो उनका उस तरह से साथ नहीं दे रहे, वो वन पेज नहीं है जो 2017-18 में था। तो इसलिए पेशावर हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल रहा है, पहले भी मिला था, आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, आपको लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है। तो एक ओवरऑल उम्मीद है ना, उम्मीद कि एक इलेक्शन होंगे, और जितने पाकिस्तान में होते हैं फ्री फेयर तो आप पता नहीं कब होते हैं, लेकिन इलेक्शन होंगे, उनकी एक क्रेडिबिलिटी होगी। वो उम्मीद अभी तक मेरा ख्याल है बाकी है, जो 2017-18 में उस तरह से नजर नहीं आ रही थी मेरी राय में। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? मैडम शेख, आज जो समाअत हुई उसमें कुछ रिमार्क्स बड़े अहम थे, जो सवाल भी किए जज साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से और एडिशनल अटॉर्नी जनरल से। आपने 20 दिन का वक्त दिया तो आपकी बात ख़त्म हो गई, जज साहब कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा इख्तियार है कि वो पार्टी सर्टिफिकेट मुस्तरद करे? जब इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो किस कानून के तहत आप रोक रहे हैं? कहाँ लिखा है इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात तस्लीम ना करे? और इन सवालों के जवाब तसल्ली बख्श नहीं थे। जज साहब को कहना पड़ा कि मैं कुछ और बात करता हूँ, आप कुछ और जवाब दे देते हैं, मैं बात कुछ और हो रही होती है, आप कुछ और जवाब दे देते हैं। मैडम शेख, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अच्छा फैसला है, बर वक्त फैसला है और इंसाफ पर मबनी फैसला है। इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़े जानबदाराना फैसला था जो मुअत्तल हुआ है, जिस पे वक्ती तौर पर रिलीफ मिला है और आगे भी लगता है लग ऐसे ही रहा है कि रिलीफ मिलेगा। इलेक्शन कमीशन जिसकी साख पर बैक वक्त रोने और हंसने को दिल कर रहा है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो सारों के सामने है, आप पर कौन एतबार करे।
तो जहाँ तक मैडम शेख आपके सवाल के दूसरे हिस्से का तल्लक है, जिसमें मोहतरम खुर्रम दस्तगीर साहब का आपने उसमें डाला हुआ है थोड़ा सा आपने 12 मिसालें कि सियासत और लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है साइफर के और ये जो फैसले हैं, और इस हवाले से मैडम शेख अगर सियासत और लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है तो फिर जिस नज़र से इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ को देखा और 2 बार पार्टी इंतखाबात कालअदम करार दिए, और जिस जो पैमाना इलेक्शन कमीशन का तहरीके इंसाफ के बारे में है, फिर उस हिसाब से तो मुस्लिम लीग नून से को भी उसी नज़र से देखना चाहिए, वही पैमाना उनके बारे में होना चाहिए, और फिर उनसे शेर का इंतखाबी निशान भी ले लेना चाहिए क्योंकि वहाँ भी सिलेक्शन हुई है। और फिर मैडम शेख अगर ये सियासत और लेवल प्लेइंग फील्ड है तो फिर तो इसका अगला मरहला ये होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को जेल भेज दिया जाए, क्योंकि इमरान खान भी जेल में और नवाज शरीफ भी जेल में होंगे, या फिर ये कर दिया जाए कि इमरान खान को जेल से निकाल लिया जाए ताकि नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं और इमरान खान भी बाहर हैं, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए और सियासत अच्छी हो जाए। मैडम शेख खुर्रम दस्तगीर साहब मोहतरम का जो बयान है, इसमें एक अच्छी चीज़ है और एक बुरी चीज़ है। अच्छी चीज़ ये इस बयान में कि उनको भी और मुस्लिम लीग नून को भी पता चल गया कि तहरीके इंसाफ के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, उनके पास सियासत की गैप नहीं था, वो सियासत नहीं कर पा रहे थे। अब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है और सियासत करने का मौका दिया जा रहा है। बुरी चीज़ ये है, हाँ, हालांकि साइफर उन्होंने शायद समात नहीं सुनी या साइफर का फैसला नहीं पढ़ा कि साइफर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि साइफर तो साइफर ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट कह रही है साइफर तो साइफर ही नहीं था, साइफर से किसी मुल्क का नुकसान हुआ ना फ़ायदा, साइफर केस मफरूज़ों पर बनाया गया। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है साइफर केस में जो दफ़ात लगाई गई वो गलत, साइफर की तफ्तीश नाकस, आज़म खान कहाँ थे, क्यों लापता हुए, क्यों 1 महीने बाद बयान दिया, 1 महीने क्यों खामोश रहे, और 7 माह के बाद FIR क्यों, और इमरान खान मासूम। यही वो जुमला है जिस पर मैडम शेख आखिरी चंद जुमले हैं, यही वो जुमला है जिस पर वो मुस्लिम लीग नून और वो तन बदन में आग लगी। अगर ये ना वो कहते, हालांकि वो इनोसेंट को मासूम का तर्जमा है, और ये तो मुझ जैसे आला अंग्रेज़ी वाले को भी पता चल गया, लेकिन इनको नहीं, ये मासूम पे ही मर मिटे। अच्छा मैडम शेख, और मतलब इसका जो बुरी बात है वो ये है खुर्रम दस्तगीर साहब के बयान की कि मतलब है सुप्रीम कोर्ट सियासत कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिनमें कायम बड़े मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, अतरम मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब, ये मतलब वो हकायक और सबूतों को सामने रख कर फैसला नहीं कर रहे थे, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड और सियासत को सामने रख कर फैसला कर रहे थे। खुर्रम दस्तगीर साहब ही कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। सर, जैसी धांधली 2024 में हो रही है वैसी मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुई, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं? मैडम शेख, जो पहला मरहला है कागजात नामजदगी वाला, उसमें तो कभी भी ऐसा नहीं देखा गया जैसा हुआ है, और कभी मैंने तो नहीं देखा किसी इलेक्शन में भी ऐसा हुआ हो। यानी चौधरी शुजात की बहन से गुजरात में, सर उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें हुई ना, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्री पोल रिगिंग का हिस्सा बताती है, जिसमें बल्ले का निशान, इलेक्शन कमीशन, फिर पहले लीडर्स की पकड़ धकड़। लेकिन अभी एक हमारे पास एक और मौक़िफ़ आया 2018 से मुताल्लिक, क्योंकि अमूमन इससे मवाजना होता है, बट आप समझते हैं कि मवाजना नहीं बनता? नहीं मैडम शेख, अब इस पे किसी दिन बहस कर लेंगे, अभी करते हैं बहुत इस पे है। अभी ये है कि एक तरफ है 9 मई, एक तरफ है मीर जाफर मीर सादक से न्यूट्रल्स, हैंडलर्स, साइकोपैथ, जानवर, और इसके बाद वो डर्टी हैरी, मीर जाफर मीर सादक, 14 महीने का बयानिया, और उसके बाद फौज पर हमला। अगर इसको देखें तो फिर जब दूसरी तरफ आते हैं तो वहाँ भी इंतहा होती है कि चादर चार दीवारी ख़त्म, बेडरूमों तक ख़त्म। एक सियासी जमात जो 9 मई के अलावा थे उनको भी नहीं लड़ने दिया जा रहा, और उनका भी एक पार्टी पूरी के खिलाफ एक मुहिम और एक पूरा चल रहा है। तो ये बड़ी एक पेचीदा सी बहस है कि एक तरफ ये है एक तरफ ये है, लेकिन जो कुछ हो रहा है इसमें कोई शक नहीं, ये कभी भी नहीं हुआ। ठीक है जी, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। सलीम साफ़ी साहब, सुहेल वड़ाइच साहब की राय जानेंगे।
जैसी धांधली 2024 के इलेक्शंस के लिए हो रही है पीटीआई के खिलाफ, वैसी तारीख में पहले कभी नहीं हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। सुहेल वरायत साहब, क्या दुरुस्त है? देखिए जी, मैं तो आज रीमा उमर साहब से टोटली एग्री करता हूँ। उन्होंने जो जो लफ्ज़ कहा है और बड़ी सराहत के साथ उन्होंने जो बयान किया है कि क्या फ़र्क था 2018 और 2024 में। देखें, अगर पाकिस्तान में जो पीटीआई ने जो परसेप्शन बनाया हुआ था कि अदालतें भी खिलाफ हैं, फौज भी खिलाफ है, सब कुछ ही हमारे खिलाफ जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा। इसी तरह उनका ख्याल था कि सारे सहाफत भी हमारे खिलाफ ही है, ये भी गलत है। अदालत के बारे में भी उनका रवैया गलत है और मुझे तो लगता है कि कल को एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी उनका रवैया गलत साबित ना हो। तो बुनियादी बात यह है कि वो अपने जो मौक़िफ़ हैं उनको ठीक करें और अपनी जो खासकर सोशल मीडिया पे जो अपनी कैंपेन्स है वो इतनी गुमराहकुन है कि ये सारे जो जजेस हैं एक एक के बारे में उन्होंने गलत बातें जो है फैलाई। जस्टिस अतर मुनल्ला के बारे में, जस्टिस तारिक मसूद के बारे में, जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में, जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में, लेकिन हकीकत क्या निकली? अब उन्हें कुछ तो उसकी माजरत करनी चाहिए। और इसी तरह जो है वो बहुत अरसे से इलेक्शन कमीशन को कर रहे थे बदनाम, लेकिन इससे पहले ये जो 2 फैसले अभी आए हैं, इससे पहले जितने फैसले थे इलेक्शन कमीशन के, उनकी एंडोर्समेंट हुई सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने उनको एंडोर्स किया। ये जो 2 फैसले आए हैं ये एंडोर्स नहीं किए उन्होंने और बिल्कुल ठीक किया है। अदलिया जो है वो आज़ाद है और इस तरह से हम जो सब लोग कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और उस लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मिल रहा है। बल्कि आप यूं समझें कि 2018 के बिल्कुल खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने जो फैसले दिए थे वो तो ऐसे लगता था कि उनको उस लीडर से, उसके मैंडेट से, उसकी सोच से कोई जाती लड़ाई है, कोई जाती चिढ़ है। अब ऐसा नहीं लग रहा। तो ये एक बड़ी तब्दीली है और ये खुशगवार तब्दीली है और जमहूरी तब्दीली है कि पाकिस्तान की वो अदलिया जिसको के इतना बदनाम कर दिया गया था और जजेस के नाम ले के नाम जो है, क्योंकि वो उस वक्त पीटीआई का कॉन्सेप्ट ये था कि जी जस्टिस बंदयाल जो हैं और उनके जो साथी हैं वो हमारे हमायती हैं, लेकिन बात तो उलट निकली। तो मेरा ये ख्याल है कि उनके अंदर इतनी कर्ज तो होनी चाहिए कि इन चीज़ों पे रिट्रैक्ट करें और कम से कम जो है अपना जो बयानिया है उसको दुरुस्त करें। सुहेल वरायत साहब, आपने बड़ी दिलचस्प एक बात की कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब मिल रही है 2018 के बरखिलाफ। सर ये कैसे? तो देखे ना, जब सुप्रीम कोर्ट के जैसे रीमा साहबा ने बड़े वजाहत से कहा कि देखो अल्टीमेटली फैसले जो हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि जिससे पीटीआई को फायदा हो रहा है और जाहिर है जो भी अगर कोई उनके खिलाफ काम कर रहा था तो उसकी रिड्रेसल हो रही है। सर क्या इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कह सकते हैं? बिकॉज़ टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। उलट हो रहा था जी सर, लेकिन क्या इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कह सकते हैं अभी? क्योंकि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर उससे गलत हो रहा था अभी भी गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि चले वो कैंसिल आउट हो गई दोनों चीजें। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिलीफ दे रही है और पिछली दफा नहीं दे रही थी तो ये एक वाज़ेह फर्क है। तो अल्टीमेटली तो पीटीआई को फायदा ही पहुंच रहा है ना इससे। आज अगर सिंबल मिल गया तो क्या इससे फायदा नहीं मिलेगा? लेकिन फिर सर वो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हुई? लेवल प्लेइंग फील्ड तो हुई ना कि दोनों के लिए बराबर चीजें हों, बट क्या आपके ख्याल में इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जा सकता है? मेरा ख्याल है कि जिस चीज का वो प्ली लेके जा रहे हैं उसमें उन्हें इंसाफ मिल रहा है। ये थोड़ी बात है कि पहले नहीं मिल रहा था। लेकिन उधर से गड़बड़ भी हो रही है। जैसे अभी हमने इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुताल्लिक पूछा, चले मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ, आपकी राय का एहतराम। सलीम साफ़ी साहब, एक बड़ा दिलचस्प कल बयान दिया है पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक साहब ने। उन्होंने कहा कि उन्हें भी बल्ले के निशान की ऑफ़र हुई थी लेकिन उन्होंने तो ठुकरा दी, रिटर्न लिख के दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि देखिए इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, पीछे से ऑफर्स कर रहा है हमारे बल्ले के निशान की हमसे छीन के। ये मामला क्या है सर? और ऑफ कोर्स हमारा बुनियादी सवाल ये तो परवेज़ खटक साहब बता सकते हैं कि उनको ऑफ़र किसने की है, क्योंकि हमने कोई अखबार वगैरह में तो नहीं देखा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको कोई ऑफ़र की गई हो।
और पता नहीं उनसे किसने बात की है, ये तो खटक साहब भी बेहतर बता सकते हैं। बट आपका अंदाज़ा क्या है? बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं परवेज़ खटक साहब, ऐसे थोड़ी बात कर देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरे ख्याल में ये भी हो सकते हैं, बड़े सियासतदान हैं तो सियासतदान इस तरह भी करते हैं कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बाज़ औक़ात इस तरह की वो एक शोशा छोड़ देते हैं, हकीकतन ज़मीन पे कुछ नहीं हुआ होता, या फिर शायद उनसे किसी बंदे ने बात की होगी, किसी हुकूमत के ज़िम्मेदार ने, किसी एजेंसी के ज़िम्मेदार ने, जो जिसको उन्होंने ये रंग दिया है। अब ये वो बेहतर बता सकते हैं। ठीक है सर, ये जो हम बात कर रहे हैं और अभी आपने बाकी तीनों की राय सुनी, 2024 में जिस तरह की धांधली हो रही है वैसी मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है, कितना वजन है इनकी बात में? नहीं, मेरे ख्याल में 2018 में जैसी धांधली हुई थी उसकी मिसाल तारीख़ में कभी नहीं मिलती, क्योंकि अभी 2024 का तो होना है, लेकिन अगर इलेक्शन वाले दिन पे हम आ जाएं तो पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया। अभी तो वो दिन नहीं आया है कि देखा जाएगा कि पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला जाता है या नहीं, उनकी अदम मौजूदगी में गिनती की गई, तो उस गिनती की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी कि जो पोलिंग एजेंटों की अदम मौजूदगी में हो। दूसरी बात, ये RTS जो था ये एक प्लानिंग के तहत बिठाया गया था। अभी वो दिन नहीं आया कि हम देख लें कि जी कोई RTS को बिठाया जाता है या उस तरह का काम किया जाता है। तीसरी बात, जस्टिस सरदार रज़ा के मुकाबले में जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा सिकंदर साहब, वो उनकी क्रेडिबिलिटी कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि जस्टिस सरदार रज़ा और उनके साथ जो सेक्रेटरी थे वो एक मरतबा RTS के मामले पे PTI के रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन ले जाकर उन्होंने ब्रीफिंग उस पर दी थी कि हम ये काम इस तरीके से करेंगे। तो अभी उस तरह ब्लेटेंटली हमने मौजूदा इलेक्शन कमीशन की कोई एक्टिविटी नहीं देखी है। फिर तीसरी बात देखें कि अभी भी मीडिया पे PTI के हक़ में बात की जाती है। उस वक़्त के ये गवाह हैं, सुहेल वड़ाई साहब गवाह हैं, ये इरशाद भट्टी साहब गवाह हैं कि इलेक्शन वाले दिन जब मैंने पोलिंग एजेंटों को निकालने की बात की कि उनको जबरन निकाला जाता है, तो मुझे इलेक्शन ट्रांसमिशन से उस वक़्त इमरान खान के सरपरस्तों के कहने के दबाव पे उठाया गया। अभी मीडिया में बात हो रही है। इसी तरह जुडिशरी में अगर आप देखें तो उस वक़्त नवाज़ शरीफ को इस तरीके से नाअहल करवा दिया गया कि उसको अपील के 2 हक़ भी उनसे छीन लिए गए थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे सब कुछ हो रहा था। और फिर ये कि उस वक़्त अगर साकिब निसार जैसे बंदे बैठे हुए थे या उससे पहले के थे या बाद के थे, तो इस वक्त जस्टिस फायज़ ईसा हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी उनकी बनिस्बत 1000 गुना ज़्यादा है। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले में उनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया PTI को, या आज हाई कोर्ट के फैसले में उनको बहुत रिलीफ दिया गया है। लेकिन उस पूरे अरसे में किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी हाई कोर्ट से मुस्लिम लीग नून को कोई रिलीफ नहीं मिली थी। फिर एक और नुक्ता कि अभी तो देखिए इनके पार्टी पे पाबंदी लगाई गई या बैट का निशान उनसे इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया, तो अभी मुकम्मल समाअत के ना होने के बावजूद पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। लेकिन आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून के जब सेनेटर्स थे उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया और उनको इंडिपेंडेंट बना दिया गया, लेकिन किसी सुप्रीम कोर्ट और किसी हाई कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में जो कुछ 2018 में हुआ था वो न पहले कभी हुआ है और न आज हो रहा है। सर, जो बानी या चेयरमैन अभी तो हैं वो तहरीक इंसाफ इमरान खान, वो कैद हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी को रिहाई मिल गई, लेकिन उनके ऊपर 3 MPO का मुकदमा बना दिया गया और उनको नज़रबंद कर दिया गया। लीडरान बहुत ज़्यादा रूपोश हैं, बाहर नहीं, पकड़ धकड़ हो रही है, सब कुछ हो रही है। भट्टी साहब ने अभी हवाला दिया नॉमिनेशन पेपर्स के वक्त जो हुआ। नहीं, वो कैद हैं यकीनन, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके घर की ख़वातीन जो है वो कैद पे नहीं हैं। उस वक्त तो जब इलेक्शन हो रहा था तो नवाज़ शरीफ के साथ उनकी बेटी मरियम नवाज़ को भी अंदर कर दिया गया था। इसी तरह आपने देखा कि उस वक़्त हनीफ अब्बासी के जिस तरीके से रात के अंधेरे में सज़ा सुनाई गई,
तो वो चीज़ें तो अभी उस लेवल पे नहीं हो रही है। अभी भी यकीनन कुछ पीटीआई के साथ इस हवाले से पकड़ दकड़ उनकी हो रही है, लेकिन आज आपने देखा कि हमाद अज़हर के कागजात नामजदगी भी मंजूर हुए और उमर अयूब साहब भी अपने उसके लिए आए, लेकिन उस वक़्त तो उनके लीडरशिप का और फिर जो कसर रह गई थी वो इलेक्शन के इमीडिएट बाद शाहिद खाकान अब्बासी, फिर मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, ये दूसरे ख्वाजा आसिफ, कौन कौन थे जो उनके जेलों में नहीं डाले गए। भट्टी साहब, क्योंकि आपकी राय तीनों से मुख्तलिफ है, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए मैडम शेख, मैंने पहले कहा है कि जब हम 9 मई को साथ मिलाकर देखते हैं तो फिर और सूरत हाल होती है, लेकिन जब हम सिर्फ इसको देखते हैं 2018 और 2023 को, तो फिर सरासर ये ज़्यादती है, जुल्म है कि हमें कहें कि 2018 कोई बहुत तारीख का सबसे बड़ा धांधली ज़दा था। नहीं सर, नहीं। उसकी वजह यह है कि एक मरियम नवाज़ और एक फरियाल तालपुर है, सिर्फ इस मुल्क में 2 ख़वातीन हैं। चौधरी शुजात की बहन का कोई इज़्ज़त नहीं है, परवेज़ लाई की बेगम की कोई इज़्ज़त नहीं है, उस्मान डार की वालदा की कोई इज़्ज़त नहीं है। 14, 15, 16 महीनों से जो क्रैकडाउन हो रहे हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, उनका कोई नहीं है। जो फेंटियाँ पड़ रही हैं, जो चादरें उनकी खींची जा रही हैं, जो उनको मारा जा रहा है, उसका कोई नहीं है। और फिर ये सिर्फ ये चंद मुस्लिम लीगी सियासतदान थे जो जेल में गए हैं। ये जो एक पूरी खेप गई है वो नहीं है। जो 8 मरतबा गिरफ्तार हुए और रिहा हुए, कोई मुस्लिम लीगी बताएं एक भी जो 8 मरतबा गिरफ्तार हुआ और रिहा हुआ हो। 2024 जो है, अगर आप इसको 9 मई से मिलाकर देखें तो जस्टिफिकेशन, मैं हमेशा कहता हूं कि जो मुलव्वस है 9 मई में, उसको सियासत में नहीं होना चाहिए। जो एक भी कोई मुजरम 9 मई का नहीं बचना चाहिए। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखें 2018 और 2023 को, 2018 तो एक छोटा सा, एक चुन्ना मुन्ना सा अलग करके देख कैसे सकते हैं भट्टी साहब, साफी साहब जी? हाँ, ये ठीक कह रही हैं आप, ये ठीक कह रही हैं, इस पे बहस हो सकती है। अलीना, इसमें एक फर्क और भी है कि नवाज शरीफ, नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह ने कोई 9 मई नहीं किया था। उन्होंने रियासती रेट को चैलेंज नहीं किया था। किसी चीज़ की किसी चौकी पर हमला करना तो दूर की बात है, वो बेचारे तो बात यहाँ तक मानते रहे कि मुशाहिदुल्लाह की भी वजारत से छुट्टी करा दी उस वक्त के आर्मी चीफ को राज़ी रखने के लिए, और परवेज़ रशीद की भी छुट्टी करा दी। उन्होंने किसी को न्यूट्रल नहीं कहा था। उससे पहले सिर्फ एक गुस्ताखी की थी कि एक ट्वीट जो था रिजेक्टेड वाला, वो उनसे वापस ले लिया था। बाकी जो लोग 9 मई जैसे काम करते हैं, अभी ये मिसिंग पर्सन की बात हो रही है, तो बलोच मिसिंग पर्सन सैकड़ों में हैं, लेकिन पख्तून साइड के मिसिंग पर्सनस हज़ारों में हैं। लेकिन चूँकि वो टीटीपी से ताल्लुक़ की बुनियाद पे, या उनको ये समझा जाता है कि रियासत पे उन्होंने हमला किया है, या फिर शायद वो इसलिए कि वो इस्लामिस्ट थे, दाढ़ी पगड़ी वाले थे, तो उन मिसिंग पर्सन का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। वरना तो हज़ारों की तादाद में तो मिसिंग पर्सन खैबर पख्तूनख्वा और मुतसिल कबायली अज़ला में हैं। तो ये भी फ़र्क मद्देनज़र रखना चाहिए कि उस वक़्त सिर्फ उन्होंने, नवाज शरीफ और उनके साथियों ने सिर्फ अना को ठेस पहुंचाई थी। यहाँ 9 मई को आपकी रियासत और उसके एक सिंबल पे और फौज पे हमले की कोशिश की गई है और उसमें पूट डालने की साजिश की गई थी। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जब भी सियासी हुकूमतें गिरती हैं या सियासी लीडरान के ऊपर मुश्किलें आती हैं तो हमेशा किसी न किसी अना को ठेस पहुँची होती है। रीमा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी अलीना, मैं 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहली बात, ये 9 मई मेरी नज़र में ये एक मुख्तलिफ चीज़ है, मुख्तलिफ कवानीन है जिनकी खिलाफ वर्जी हुई, उनके अकॉर्डिंगली सजाएं मिलनी चाहिए। उसको बुनियाद बना के आप मजीद कवानीन, आपका आइन तोड़ के एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रख सकते। मेरी नज़र में ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दूसरी बात ये कि जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है ये कुछ हमारे एक सियासी तज्जिए के कुछ अल्फाज हैं जो उसका हिस्सा बन जाते हैं। एज सच किसी को पता नहीं होता इनका मतलब क्या है। जैसे पहले एनआरओ था, एक बन गया हिस्सा हमारी सियासी बहस का, हर कोई इस्तेमाल करता था, हर चीज एनआरओ बन गई थी। लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या मतलब है इस वक्त? कुछ चीजें हैं जो आप रिवर्स नहीं कर सकते जो माजी में हुई, कुछ चीजें हैं जो अब हो रही हैं, आप उसको इस लेंस से नहीं देख सकते कि ये किसी और को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हो रही है। साइफर केस
पे हमने इस शो में बात की, मैंने आपको बार बार ये कहा कि जो कानून है उसमें वाजे है कि जो सजाए मौत और उम्र कैद की सजा है वो सिर्फ तब है अगर आप किसी फॉरेन पावर के इंटरेस्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, जो साइफर में केस बनता ही नहीं है। मैक्सिमम एक फाइन या मैक्सिमम 2 साल की सजा का केस बनता है और ये कानून में वाजे है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही सवाल पूछे बेल की हेयरिंग में। अब इसको उससे जोड़ देना लेवल प्लेइंग फील्ड से, ये गलत है। सिमिलरली नवाज शरीफ के खिलाफ जो गलत सजाएं थी, उनकी जो एक्विटल्स हैं उसको लेवल प्लेइंग फील्ड का कुछ बना देना कि उसको खराब हो रही है, वो भी गलत है। मेरा ख्याल है आपको कुछ केस बाय केस चलना चाहिए। जिन केसेस में स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, उनमें सजाएं हो। लेवल प्लेइंग फील्ड बनती है नहीं बनती, अगर वो मेरिट पे है तो वो सही है, अगर मेरिट पे जो आपके एक्विटल्स हैं तो वो सही है। हर चीज को इस लेवल प्लेइंग फील्ड के लेंस से हम देखेंगे। ऐसा ना हो कि हम इनजस्टिस को सपोर्ट करें और हम जस्टिस के खिलाफ हो जाएं, बिकॉज इवेंचुअली हमारा जो मकसद है वो जस्टिस होना चाहिए, वो इंसाफ होना चाहिए, वो जमहूरियत होना चाहिए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड कभी कभी उसके खिलाफ भी हमें लेके जा सकती है। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ही यही नहीं है कि इंसाफ होना चाहिए और सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए। प्लेइंग फील्ड है इक्वल, सब इक्वल कैसे हो सकता है मुझे बताइए। जो एक पॉपुलैरिटी एक तरह से पीटीआई की बनाई गई, मैन्युफैक्चर की गई, आप उसको क्या वापस लेके जा सकते हैं? अब वो ऑर्गेनिक पॉपुलैरिटी अगर बन गई और मुतालबा किया जाए कि नहीं आप हमें वापस लेवल प्लेइंग फील्ड ये दें कि जो लोगों का तासुर था या परसेप्शन था नून लीग के बारे में 2018 में, वहां लेके जाइए, नहीं हो सकता। और अगर पीटीआई पे जबर करके आप ये करना चाहते हैं तो वो गलत है, चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे ही क्यों ना हो। सिमिलरली अगर 9 मई में कोई एक्चुअल पीछे आपको प्रूफ नजर आता है कि वो साजिश थी एक, उसमें अगर सजाएं होती हैं लोगों को फेयर ट्रायल के बाद, तो आप इसको लेवल प्लेइंग फील्ड की खिलाफ वर्जी कह देंगे अगर मेरिट है केसेस में, ये भी गलत है। तो मेरा ख्याल है लेवल प्लेइंग फील्ड एक बहुत एम्बिगुअस टर्म है, सब इसको अपनी तरह से समझते हैं। अगर हम इंसाफ, जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, आइन की बात इसीलिए बैठे हैं ताकि इसकी वजाहत करें और मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी तरीके से हो भी गई है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जरा बात करते हैं इंतखाबात के सिलसिले में दीगर पार्टीज में क्या चल रहा है। आफ्टर ब्रेक इंतखाबात बस आने वाले हैं, दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है इंतखाबी प्रोग्राम, लेकिन मुस्लिम लीग नून को टिकटों के मामले के ऊपर ख़ास से मसाइल का सामना है और पार्टी के अंदर रिपोर्ट हो रहा है कि इसके ऊपर शदीद इख्तलाफात हो रहे हैं। ख़ासकर जो ख़वातीन के टिकट्स हैं उससे मुतल्लिक तो जो पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं, झगड़ों की खबरें बाहर निकल के सामने आ रही हैं। गिला ये किया जा रहा है कि ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्त है उनके ऊपर जो टिकट देनी है उसमें मालदार या फिर सियासी असर व रसूख रखने वाली ख़वातीन या फिर वो ख़वातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थीं या किसी और जमात का हिस्सा थीं, वो टूट कर आई हैं मुस्लिम लीग नून में, उनको प्रेफरेंस दी जा रही है या उनको सीट्स दी जा रही हैं। और जो पार्टी के नज़रियाती लॉयल वुमेन वर्कर्स हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये रिपोर्ट हो रहा है कि काफ़ी पार्टी के जो इजलास हैं उनके अंदर यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि कुछ वर्कर्स ने मरीम नवाज़ साहिबा से खुलकर इस बात का गिला शिकवा भी किया। अब गो के इस मामले के ऊपर थोड़ी तरदीद भी आई है और तहमीना दौलताना साहिबा ने ख़ास तौर पर जब ये खबर सामने आई तो इसको नेगेट किया, लेकिन मुख्तलिफ कारकुनान ने इससे मुतल्लिक अपने शिकवों का इजहार किया है। न सिर्फ ये बल्कि जो जनरल नशिस्तें हैं, जनरल टिकट्स हैं, उनके ऊपर भी इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ ग्रुप और शहबाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है उनकी पसंद नापसंद अलग अलग है और किसको टिकट्स देनी है उसके ऊपर भी सोच ज़रा अलग अलग है, जिसके ऊपर पार्टी में इख्तलाफात आ रहे हैं। और अयाज सादिक साहब, अताउल्लाह तारर साहब, इस टाइप की जो शख्सियात हैं जो पार्टी से वाबस्ता हैं, उनमें थोड़े से शिकवे शिकायत पाए जाते हैं। अब ये किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अफेक्ट कर सकता है और ख़ासकर नून लीग की इंतखाबी मुहिम के ऊपर क्या ये असरअंदाज होगा मामला, ये अपने तजियाकारों के सामने हमने सवाल रखा है। सुहेल वड़ायत साहब, क्या वाकई में इतनी संगीन सूरत हाल है जिस तरह की रिपोर्ट हो रही है और इसका असर क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं है ये संगीन सूरत हाल। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनमें मुस्लिम लीग बेहतर ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है आज भी, और वो बड़ा साइंटिफिकली चलेंगे इस पे। वो उन्होंने सर्वेज भी करवाए हैं
और उनको जाहिर है वो बड़ा अरसा तक 16 माह गवर्नमेंट में भी रहे हैं, उनके गवर्नमेंट में भी सोर्सेज हैं, तो उनको पता है कि किसका उम्मीदवार की और किस कॉम्बिनेशन की जो बेहतर पोजीशन है, तो अल्टीमेटली वो वही फैसला करेंगे। ये झगड़े जो हैं ये तो बड़ी जमहूरी चीज है, हर पार्टी के अंदर टिकटों पर कॉन्टेस्ट होता है और होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हर बंदा समझता है कि यार मेरा हक है, मुझे दे, औरतों का भी समझते हैं हक है, तो ये तो एक जमहूरी लड़ाई है। इसमें कोई नेगेटिविटी जो है वो नहीं है, ये तो एक पॉजिटिव चीज है। हर बंदे को हक है कि वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार करे, अपने टिकट के लिए कोशिश करे, पार्टी में अपनी बेहतर पोजीशन के लिए कोशिश करे, तो ये कोशिश हो रही है। सवाल तो ये है कि जब टिकट अवार्ड हो जाएंगे तो उस वक्त क्या कितने लोग उनके खिलाफ इलेक्शन में खड़े होंगे, फिर ये बात करना जो है फिर तो जायज है। उससे पहले जो है ये मेरा ख्याल है कि ये कोई बहस नहीं है। और टिकट लेने से पहले तो हर बंदा ख्वाहिशमंद है कि मुझे टिकट दें। टिकट जब अवार्ड हो जाएंगे तो फिर देखेंगे कि नून के कितने लोग जो हैं उससे इख्तलाफ करके और खुद खड़े होते हैं, वो फिर बात जो है वो नेगेटिव होगी। अभी तक तो ये सारा पॉजिटिव है सर, क्योंकि आपको बड़ा तजर्बा और इंसाइट है इन मामलात के ऊपर, तो क्या आपको लगता है कि क्या इस तरह के इख्तलाफात उस वक्त ज़रा शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो खबर मेरे सामने है डॉन की, उसमें बता रहे हैं कि अयाज सादिक साहब और शेख रोहेल असगर के ऊपर बड़ा मामला संजीदा हो गया और अयाज सादिक साहब इसके अंदर कुछ नाराज़ भी हुए। इसके साथ साथ जैसे मरियम नवाज कहती हैं कि मैंने खोखरों को टिकट्स देनी है और शहबाज शरीफ साहब उससे इत्तेफाक नहीं करते। देखिए सवाल तो यह है ना कि क्या फर्ज करें कि रोहेल असगर साहब या अयाज सादिक जिसको टिकट मिलेगा या उसके अलावा भी वो जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि लाहौर के अंदर तो 100% टिकट जो है, जो वोटर है वो नून लीग का है ना, वो किसी पर्सनैलिटी का नहीं है। और इसी तरह जो ये खोखरों के ऊपर ये भी लड़ाई है, ये तो ऐसे ही है ना कि ये तय हो रहा है कि बेहतर कैंडिडेट कौन है, तो इस पे तो आपस में बहस मुबाहिसा जो है वो होना चाहिए, होता रहता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि असल देखा उस वक्त जाएगा कि जब टिकट अवार्ड हो जाए और उसके बाद कोई उसकी खिलाफ वर्जी में खड़ा हो जाए तो तब ये सीरियस बात होगी। उससे पहले तो हर बंदा कंटेस्ट भी करता है, अपनी राय भी देता है। और प्रॉब्लम ये हो गया है कि चूंकि हल्के जो हैं उनके नंबर चेंज हुए हैं, उनकी कुछ यूनियन काउंसिल चेंज हुई है, तो उससे जो है हर जो पहले कैंडिडेट जिस हल्के से खड़ा था किसी को सूट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा, तो ये सारे मसाइल तो हैं। और दूसरा, इस दफा पीटीआई एक सीरियस जो है वो थ्रेट है, सीरियस कंटेस्ट होगा पाकिस्तान। जो ऐसा नून लीग को मेरा ख्याल है कि 1990 के बाद ऐसा कॉन्टेस्ट नहीं मिला। 90 के बाद से उनको खासकर शहरों में एक फ्री हैंड रहा है, लेकिन इस दफा फ्री हैंड नहीं है, एक बड़ा टफ कॉन्टेस्ट है। तो इसलिए भी टिकटों के बारे में पहले जैसे वो होता था कि अपने वर्करों को वोट टिकट दे देते थे या अपने काउंसलरों को सूबाई असेंबली के टिकट दे देते थे, इस दफा उन्हें बड़े सोच समझ के बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों को जिनकी कोई अपनी भी क्रेडिबिलिटी हो वो टिकट देने पड़ेंगे। इस तरह वो नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी सिर्फ चला दें। ठीक है सलीम साफी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? रिपोर्ट ये भी हो रहा है कि हमजा शहबाज साहब भी इस मामले के ऊपर फट पड़े एक इजलास में और उन्होंने कहा कि जी सलीम साफी साहब से सवाल हो रहा है। साफी साहब, ये तो होता है जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब ने फरमाया, ये सिर्फ नून लीग मसलन मैं अगर आपको ANP का बताऊं तो ANP में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो टिकट के ख्वाहिशमंद थे, उनको टिकट नहीं मिले। अब ज़ाहिरी बात है कि वो ऐसा तो नहीं है कि सब पार्टी छोड़ रहे हैं। जब ये वक्त आता है तो एक तो जो ट्रेडिशनल पहले हल्के पे काबिज़ लोग होते हैं वो अपना हक जताते हैं, फिर पार्टी में कुछ नए लोग सामने आ चुके होते हैं वो अपना हक जताते हैं, फिर कुछ लोग पार्टी के लिए उनकी कुर्बानी ज़्यादा होती है और उससे पहले उन्होंने कोई सहूलतें बर्दाश्त की होती है तो वो उसकी बुनियाद पे अपने आप को हकदार समझते हैं। और हमारे यहाँ मसला फिर ये भी है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो ज़्यादातर खुशामद पसंद है,
तो वो ज़्यादा तरजीह अपने खुशामदियों को देते हैं। तो ये लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन फाइनली जो फैसला फिर पार्टी लीडरशिप की तरफ से हो जाते हैं। तो इस स्टेज पे किसी के लिए पार्टी को छोड़ना भी इतना आसान नहीं होता। इसलिए मेरे ख्याल में ये मामूल की चीज़ें हैं, कोई गैर मामूली चीज़ें नहीं है, और सब पार्टियों के अंदर ऐसी हो रही है। भट्टी साहब, पार्टी के मोराल को तो नहीं ये डिस्टर्ब करती चीज़ें? मैडम शेख, सबसे पहले तो गिला है मुझे अपने काबिल एहतराम और बहुत ही प्यारे सोहेल वड़ाई साहब से कि जमहूरी लड़ाई कह के उन्होंने ना नाटका बंद कर देते हैं। ऐसा जमहूरियत को फिट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ खानों में कि बंदा आगे वो कहते हैं ना दलाइल में अब क्या वो क्या उन्हें पता है ना आपकी छेड़ है, इसलिए वो आपके लिए छोड़ देते हैं जमहूरियत को वहाँ पे। बिल्कुल, ये वाकई मैं ही एक रह गया हूँ। अच्छा, जो मार्शल लॉ की पैदावार है उन पे कोई एतराज़ नहीं, मुझ पे एतराज़ है। जो आइन तोड़ते हैं उन पे कोई एतराज़ नहीं। मुझसे सोहेल वड़ाई साहब अक्सर पूछते हैं और आइन को मानते हो? भाई मैं तो मानता हूँ, इनसे भी पूछ ले जिनको आप मानते हैं या जिनको आप जमहूरी कहते हैं। आपको जमहूरियत के अच्छा चिड़ क्यों है? अच्छा, वो इसलिए इन लोगों की वजह से और इस पाकिस्तान की डब्बा बंद जमहूरियत की वजह से। अच्छा सर, सूरत हाल स्लोगन है भट्टी साहब का, ये स्लोगन है भट्टी साहब का। मैडम शेख, मैंने सोहेल वड़ाई साहब की बात सुनी नहीं, मैंने सोहेल वड़ाई साहब की बात सुनी नहीं। सर वो पूछ रहे, मैं रिपीट कर देती हूँ, वो पूछ रहे हैं ये डब्बा बंद जमहूरियत क्या होती है? मैडम शेख, ये मैं कल डब्बा भी लेके आऊंगा, उसमें से निकाल के भी दिखाऊंगा। अच्छा मैडम शेख, सूरत हाल संगीन इस तरह नहीं है कि इंतखाबात पर असरअंदाज हो, क्योंकि गुलाम कभी इज्तिजाज या इख्तलाफ इतना नहीं करते कि आगे नवाज़शें और आगे सीटें और आगे हुकूमतें और आगे सारा कुछ मालो मता जो है वो ख़तरे में पड़ जाए। और ग़ुलामी जब एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाए तो फिर कुछ भी नहीं होता, फिर तो इज्तिजाज और वगैरह कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी हमारे परिंदे हैं जिनको आप पिंजरे का दरवाज़ा खोल भी दें तो वो उनको लगता है बंद ही है। तो अलबत्ता हाँ, ख़ानदान पर असरअंदाज हो रही है मैडम शेख। और ये जो जमहूरी लड़ाई है मेरे सोहेल वड़ाई साहब की तरफ से, बादशाह वक्त जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में मुस्लिम लीग के साबिक वली अहद शहबाज शरीफ और मौजूदा वली अहद मरीम नवाज के ग्रुपों के दरमियान मुकाबला बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। और इस मुकाबले में जो हमें आँखों के तारा पहली मर्तबा, यानी अगर इसको आसान लफ्ज़ों में करें, आंखों के तारा में भी आपको पता ना चले, मिसाके मईशत वाले शहबाज शरीफ मजाके मईशत वाली मरीम नवाज साहबा के हाथों हार रहे हैं। और मुकाबला सिर्फ पार्टी टिकट्स पर नहीं है मैडम शेख, मुकाबला अगले वज़ीर आला पंजाब का है। असल दोनों अपनी अपनी टीमें इनडायरेक्टली चुन रहे हैं और आगे पंजाब के वज़ीर आला के लिए जो फेवरेट तरीन हैं वो मौजूदा वली अहद हैं मरीम नवाज साहबा। अगर जुगाड़ लग गया बादशाह सलामत नवाज शरीफ साहब का, तो इस जमहूरी लड़ाई जो 4-5 ख़ानदानों में, और जमहूरी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है अब ये बड़ी खूबसूरत है कि सामने बादशाह वक्त नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, उनके एक तरफ मरीम नवाज साहबा बैठी हैं, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं और साथ इन इलेक्शन सेल के इंचार्ज इसहाक डार साहब बैठे हैं। और फिर आगे वो ये सारा काफिला निकलता है जमहूरी महल जाती उमरा से और ये आता है जमहूरी दफ्तर मॉडल टाउन में और फिर वहाँ जमहूरी कचहरी लगती है और फिर सारे आका के दरबार में हाजिर होते हैं। मुझे भी इजाजत दें बात करने की। सर ऑफ कोर्स जी रीमा, जल्दी से अपना पॉइंट बताइए। अलिया, दो चीजें हैं। पहली, मेरा ख्याल है जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो रिजर्व्ड सीट्स के जो नाम आए हैं उन पे हो रहा है और मेरा ख्याल है काफी हद तक वो क्रिटिसिज्म जायज भी है, क्योंकि रिजर्व्ड सीट्स जो हैं वो जो आपकी एक यूजुअल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसके पीछे जो साइंस है, आप किसको टिकट देते हैं, अगर आपने कोई सर्वेस किए हैं कंस्टिट्यूएंसी में कौन ज्यादा पॉपुलर है, वो एक जगह। रिजर्व सीट्स पे जो आप नाम देते हैं, अगर उससे ये तासुर मिले कि आप सिर्फ अपनी फैमिली और आगे मजीद एक्सटेंडेड फैमिली उनके नाम दे रहे हैं, तो फिर तासुर वही मजीद जो है वो रीइंफोर्स होता है कि नून लीग जो है वो बिल्कुल ही एक फैमिली लिमिटेड पार्टी है। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि
एक तासुर ये भी है कि जो अर्बन वोटर्स हैं, जो यंग वोटर्स हैं, वो इस तरह की सियासत को पूरी तरह रिजेक्ट कर चुके हैं। अब आने वाले इलेक्शंस हमें ये दिखाएंगे कि क्या ये दुरुस्त है, क्या ये जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स का एक तासुर है, क्या वो सच में पाकिस्तान में इतना अहम है कि उसकी बुनियाद पे लोग पार्टीज को रिजेक्ट करेंंगे। मेरा ख्याल है दिस टाइम विल टेल, क्योंकि इस पे मेरी नजर में अभी वाजे कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली प्रिंसिपल के तहत अगर आप सिर्फ देखें, एक ये तासुर होना तो नहीं चाहिए, कुछ मेरिट का एलिमेंट होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की जो चॉइसेस होती हैं उसमें। सिर्फ आप ये नहीं देख सकते कि जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है, आपने बस लेन देन का तासुर या फैमिली को नवाजने का तासुर नहीं होना चाहिए। और रिजर्व सीट्स में मेरा ख्याल है ये तासुर जो है ये आ रहा है। वोटिंग की हद तक मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकल पार्टीज को ये होना चाहिए फ्रीडम कि वो टिकट्स उन्हें दें जो उनको लगता है ज्यादा जिनके चांसेस हैं जीतने के। तो वो टाइम विल टेल कि ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किस तरह तब्दील हुई है, यंग अर्बन वोटर्स की सोच जैसे जैसे तब्दील हो रही है उससे। ठीक है भट्टी साहब, आप कुछ एक जुमला आपका रह गया था। ये जो जमहूरी लड़ाई है ये बादशाह लड़ रहे हैं। ठीक है सुहेल साहब, हम ये 10-12 साल से सुन रहे हैं फैमिली की लड़ाइयाँ, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये जो भी सोचता है ना कि कभी पीटीआई के अंदर फूट डालने की कोशिश, कभी नून लीग के अंदर फूट डालने की कोशिश, ये वही जो डब्बा बंद जिसको जमहूरियत कह रहे हैं ना, ये उसी सोच का शाखसाना है कि ये जमहूरियत चल ना सके। बस इनके इख्तलाफात को एक्सप्लॉइट करो, पार्टियों को तबाह करो, पार्टियों को कमजोर करो। तो भाई गुजारिश ये है कि पाकिस्तान ने अभी ग्रो करना है, जमहूरियत ने ग्रो करना है। आप जो थोड़ी बहुत जमहूरियत है उस पर भी इतनी तनकीद करके उसको भी बंद कर देते हैं, उसको भी नहीं चलने देते। तो क्या आप क्या चाहते हैं? आप पाकिस्तान में आमरीत चाहते हैं जब आप सियासी पार्टियों को ग्रो ही नहीं करने देते, जब आप उनकी हर बात के ऊपर छोटी सी बात होती है और आप उसको इतना बड़ा बना के पेश करते हैं, और जो आमिर आते रहे हैं वो क्या करते रहे हैं, उनके बारे में तो आप कभी बात नहीं करते। ये इसमें मैं देखिए सुहेल साहब की बात थी कि पहली बात तो देखें कि हम जिस खत्ते में रह रहे हैं, आप देखें हिंदुस्तान में अभी तक गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली चली आ रही है, उसकी हैसियत को देखें। इस वक्त बांग्लादेश में खालिद ज़िया को देखें, या फिर दूसरी उनकी जो मद्दे मुकाबिल है हसीना वाजिद, वो भी इसी तरह डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हमें उधर भी देखने को मिलती हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि जो रिश्तेदार भी हो उनको आवाम की राय या वोट की चलनी से गुजार देना चाहिए। मैं तो ख़ुद ये जो ख़वातीन की रिज़र्व सीट है ये जिस तरीके से अलाट की जाती है, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि किसी पार्टी ने भी आज तक मेरिट पे ये सीटें अलाट नहीं की है। तो इसकी बजाय कि वो लीडर के पास मुतलक इख्तियार आ जाता है कि वो ABC अपने किसी रिश्तेदार, किसी और वजह से किसी को मंतखब करके चुन लेते हैं, इससे बेहतर यही है कि हर पार्टी को पाबंद किया जाए कि वो इतने % ख़वातीन को टिकट देंगी, उनको भी आवाम की राय की तस्दीक की चलनी से उससे गुजार देना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम सिर्फ सियासतदानों से आइडियलिज़म क्यों तवक्को करते हैं? क्या इस मुल्क में हमारी सहाफ़त कंप्रोमाइज़ नहीं है? क्या इस मुल्क में अदालत कोई आइडियल किरदार अदा कर रहा है? क्या इस मुल्क में कोई दूसरा शोबा ब्यूरोक्रेसी कोई आइडियल काम कर रहा है? तो जिस मुल्क में सब हावे का हवा ही बिगड़ा हुआ हो, तो उसमें इतनी जमहूरियत भी गनीमत है कि जिसमें मैं और इरशाद भट्टी शाम को यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ दिल का बड़ास तो निकाल सकते हैं ना। ठीक है, कुछ बातें नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। अब जब हम एक कंप्रोमाइज्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो सिर्फ सियासतदानों से ये तवक्को करना कि वो हर चीज़ में आइडियल बन जाए, मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी सियासतदानों के साथ जाती है। ठीक है जी, भट्टी साहब आप जवाब देना चाहते हैं? मैडम शेख, यानी ये क्या बात हुई कि सियासतदानों को जो कंप्रोमाइज चंद वो ख़ानदान में योदे रख कर ख़ानदान में ही सारा कुछ रख, पार्टी भी ख़ानदान की, इक़्तिदार भी ख़ानदान का, जब बालग मर ख़त्म हो गए, मुक गए, तो उस वक़्त किसी और को, तो हम उन पर बात ना करें। दूसरी बात ये है कि यानी ये क्या बात हुई यार, इस मुल्क में मदरसा अगर नहीं मैं सर इसने एक मिनट इस मुल्क में मदरसा अवाम के चंदे से बन जाता है
लेकिन बाप के बाद उसका बेटा उसका मुदरिस मोहतमिम होता है, उसके बाद उसका बेटा उसका मोहतमिम होता है, उसके बाद उसका बेटा मोहतमिम होता है। तो उस मुल्क में सिर्फ जब सियासतदानों से ये तवक्को करना कि वो बरतानिया और अमेरिका जैसी मिसालें कायम कर लें, मेरे ख्याल में ये मुनासिब थोड़ी सी उनके साथ जाती है। अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो मैं तो दरमियान में नहीं बोलता अब, क्योंकि अच्छा इरशाद जी जी आपकी तरफ से ये जुमला आना था, मुझे पता था। अच्छा मैडम शेख, बात ये है कि क्या अब देखें ना, लड़ाई क्या है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये जैसे मेरे मोहतरम प्यारे काबिल इज़्ज़त राज दुलारे सोहेल भाई ने कहा कि हम पार्टी मजबूत हो, ग्रो हो। मैंने कभी शीन से मीम, नून से मीम नहीं निकाली। मैं तो हमेशा कहता हूँ ये गुड काप बैड काप का खेल है, सारों की मंजिल एक है, रस्ते अलहदा हैं, कोई मफामत, कोई मजामत, कोई गुड काप, कोई बैड काप। लेकिन अब जो मुझे जहाँ दुख होता है वो ये होता है कि या मरियम नवाज साहबा बनेंगी वज़ीर आला पंजाब या शहबाज शरीफ साहब बनेंगे। ऊपर शहबाज शरीफ बनेंगे, नीचे हमजा शहबाज बनेंगे। और मैं सलाम पेश करता हूँ हुसैन नवाज और हसन नवाज को कि उन्होंने सियासत में आने का नहीं लिया ठेका, वरना स्पीकर कौमी असम्बली हुसैन नवाज होता, हसन नवाज को चेयरमैन सेनेट होता, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते, सदर पाकिस्तान मरियम नवाज होती, और नीचे कोई इसाक डार साहब वज़ीर आला पंजाब और बाकी एडिशनल इंचार्ज सिंध, बलूचिस्तान और वगैरह। अब आप इसको जमहूरी कहते हैं और इस पर आप कहते हैं तनकीद ना करें, और इस पर मेरी तनकीद से मेजर टेकअवेज पूरी डिस्कशन से ये है, मेजर टेकअवेज पूरी डिस्कशन से ये है कि बेशक बहुत से मसले मसाइल, बेशक बहुत से फ्लॉज, बहुत बेहतरी की गुंजाइश, लेकिन कम से कम जमहूरियत में इतनी लिबर्टी तो है कि आप और मैं बैठे हुए तनकीद करें और फिर यहाँ से सीख के इस उम्मीद के साथ सर नहीं हम यहाँ पे बैठे हुए तनकीद करें और यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, ये उम्मीद है एटलीस्ट। इन्होंने नहीं दी, आपकी राय ना करें, ये इनके झोली में ना डालें, इन्होंने नहीं दी। ये तो ऐसे बादशाह, ऐसे सिविलियन आमर है कि ये हमें वहां फेंके जहाँ ये तो सिर्फ साफियों को उठा के कहते थे इनका कोर्ट मार्शल करो। परवेज मुशर्रफ साहब को क्या कहा करते थे नजम सेठी साहब के हवाले से, ये तो बड़े आमर जो आज़ादी छीनी है वो किसने छीनी है? भट्टी साहब, क्या इन सियासतदानों में से किसी ने छीनी है? जी जी बिल्कुल, ये मोरा बनते हैं उस छीनने के, आगे ये पीका करते हैं, आगे ये फलाना करते हैं, आगे ये सर मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। नहीं आई एम सॉरी सर, इसके ऊपर तो हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि नहीं, इसके ऊपर हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि फ्लॉज दोनों तरफ हैं, दोनों को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं वो यही है कि जमहूरियत में बहुत से फ्लॉज हैं, लेकिन विद ऑल इट्स फ्लॉज और मसले मसाइल के साथ भी एटलीस्ट उसमें रूम इतना है कि हम सांस ले सकते हैं, आज खुलकर हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है। बहरहाल आपने राय जानी इरशाद भट्टी साहब की बिल्कुल मुख्तलिफ, और बाकी तज्ज़ियाकारों की ज़रा हट के अपनी राय का सोशल मीडिया के ऊपर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।